ये दोनों तो एक दूसरे को कैंसिल कर दे। हमारे पास ये O2 का हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है तो उसको हम हेलो एवरीवन, वेलकम टू होराइजन एकेडमी। माय नेम इज आरुषि गुप्ता और आज हम पढ़ेंगे चैप्टर 4 के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। ये क्वेश्चंस नीट और जेई के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं। तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। पहला क्वेश्चन है, इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग इज प्रेजेंट इन। इनमें से कौन से मॉलिक्यूल्स में आपको बताना है कि इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। सबसे पहले तो होता है कि इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती क्या है। इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग का मतलब होता है हाइड्रोजन बॉन्डिंग विद इन सेम मॉलिक्यूल, विद इन सेम मॉलिक्यूल। जब एक ही मॉलिक्यूल के अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है तो उसको हम बोलते हैं इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। जबकि अगर दो मॉलिक्यूल्स के बीच में होती है हाइड्रोजन बॉन्डिंग तो उसको हम क्या बोलते हैं, उसका नाम होता है इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। उसमें हम वर्ड यूज करते हैं इंटर, इस केस में हम वर्ड यूज करते हैं इंट्रा। ठीक है, अब आपको बताना है इनमें से किस केस में इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी। अगर हम बात करें एच की, एच और एफ, इसके अंदर हमें दो मॉलिक्यूल्स चाहिएंगे एच और एफ के, तभी उनके बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो पाएगी। अगर हम ऑप्शन सी देखें तो ओ और एन ये बहुत दूर दूर है आपस में, हमें एक और मॉलिक्यूल चाहिएगा NO2 का, इस तरह से। अब इस H और इस N में हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो सकती है, जबकि इस H और इस N में नहीं हो सकती क्योंकि ये बहुत दूर दूर है। अगर ऑप्शन बी देखें तो इसमें भी N और H बहुत दूर है एक दूसरे से, इसमें इस तरह से हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं हो सकती है। जबकि जो ऑप्शन ए है इसमें N और H पास पास है तो इसमें जो है हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो सकती है। तो हमारा ऑप्शन नंबर ए सही है कि इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग किस में होगी, इस मॉलिक्यूल में। और इस मॉलिक्यूल का नाम क्या होता है, इसका नाम होता है ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल। या हम लोगों ने डिस्कस भी करा था कि ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल में इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। ठीक है इतना। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स शो द प्रेजेंस ऑफ इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। सेम क्वेश्चन है कि हमें बताने कि कौन से मॉलिक्यूल में इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी। अगर हम H2O2 की बात करें, ऐसा होता है H2O2 का स्ट्रक्चर। ठीक है, इसके अंदर इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो सकती है, इसे मिटा देते हैं। इसमें इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं हो सकती, हमें एक और मॉलिक्यूल चाहिएगा। और अब इस O और इस H में होगी हाइड्रोजन बॉन्डिंग, तो ये इंटरमोलिकुलर हो गई, तो ऑप्शन 1 नहीं है। HCN में देखें अगर, तो इसमें भी नहीं हो सकती। अगर हम बात करें कंसंट्रेटेड एसिटिक एसिड, कंसंट्रेटेड एसिटिक एसिड का स्ट्रक्चर होता है ये CH3COOH, इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं। तो इसके अंदर भी इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं होती है, इसमें भी क्या होती है, इसमें भी इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, इंट्रामोलिकुलर नहीं होती है। तो ये ऑप्शन भी गलत है। अगर मैं आपको बनाकर दिखाऊं तो ये कुछ इस तरह से होता है। एक मॉलिक्यूल ये है हमारे पास, दूसरा मॉलिक्यूल ये ये वाला है। अब यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी और यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी, तो दो मॉलिक्यूल्स के बीच में हो रही है, तो ये इंटरमॉलिक्यूलर है। जबकि ये जो सेल्यूलोस है ये एक बहुत बड़ा पॉलीमर होता है। सेल्यूलोस आपने सुना होगा सबने, है ना। इसके अंदर होती है इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। सेल्यूलोस का स्ट्रक्चर कैसा होता है, सेल्यूलोस का स्ट्रक्चर इस तरह होता है। ये जो बनाया है ये सेल्यूलोस है, आपको इसे याद करने की जरूरत नहीं है, आप बस इतना याद कर सकते हो कि सेल्यूलोस में इंट्रामोलिकुलर होती है, क्योंकि सेल्यूलोस का स्ट्रक्चर बहुत बड़ा है। ये पूरा सेल्यूलोस है, इसमें इस H और इस ऑक्सीजन के बीच में इंट्रा मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी। इसी तरह यहाँ O, यहाँ पे एक और यूनिट होगी इसी तरह। ठीक है, और यहाँ पे OH लगा हुआ होगा उस यूनिट पे, और यहाँ पे जो है OH होगा।
तो अब इस O की इस H के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो सकती है। तो सेल्यूलोस में हमारी इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर है सी। और ये नीट का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, अब किसी ईयर में ये पूछा गया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं अब हम अपने। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आइडेंटिफाई विच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल डज नॉट एग्जिस्ट। अब ये क्वेश्चन कैसे होगा, इसमें आपको बताना है कि कौन सा मॉलिक्यूल एग्जिस्ट नहीं करता। हम क्या करेंगे, इसमें सबसे पहले हमें बॉन्ड ऑर्डर निकालना पड़ेगा। सबसे पहले हमें इन सब का बॉन्ड ऑर्डर निकालना पड़ेगा। वो कैसे निकालेंगे, बॉन्ड ऑर्डर निकालेंगे हम एमओ डायग्राम की मदद से, मतलब मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम, जो हमने मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी में सीखा था। हमने मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी में एमओ डायग्राम बनाना सीखा था। इन सारे मॉलिक्यूल्स का हम एमओ डायग्राम सीखेंगे, बनाएंगे। फिर इन सब का हम बॉन्ड ऑर्डर कैलकुलेट करेंगे, और जिस भी मॉलिक्यूल का बॉन्ड ऑर्डर 0 आएगा वो हमारा क्या होगा, डज नॉट एग्जिस्ट। सपोज हीलियम 2 के केस में बॉन्ड ऑर्डर 0 आया। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ, 2 हीलियम एटम्स है हमारे पास, और उसके बीच में कोई भी बॉन्ड नहीं है, उसके बीच में कोई भी बॉन्ड नहीं है। तो इसका मतलब हीलियम 2 एग्जिस्ट नहीं करता, अकेला हीलियम एग्जिस्ट करता है। ठीक है, तो इस केस में आपको यही करना है, इन सबका बॉन्ड ऑर्डर निकालना है। तो अब निकालो एमओ डायग्राम बना के इनका बॉन्ड ऑर्डर। कैसे बनाते हैं एमओ डायग्राम, मैं खाली हीलियम का बनाकर दिखा रही हूँ, बाकी सारे आप खुद बनाओगे। हीलियम की कॉन्फ़िगरेशन होती है 1s2। ठीक है, तो एक हीलियम एटम, दूसरा हीलियम एटम, ये 1s ऑर्बिटल, ये 1s ऑर्बिटल, इन्होंने कंबाइन करके दो नए ऑर्बिटल्स बना दिए। नीचे वाले का नाम सिग्मा 1s, ऊपर वाले का सिग्मा स्टार 1s। ये वाला बॉन्डिंग होता है और ये वाला एंटी बॉन्डिंग। 2 इलेक्ट्रॉन्स इसमें, 2 इलेक्ट्रॉन्स इसमें, टोटल 4, हमने 4 इलेक्ट्रॉन्स इसमें भर दिए। अब हम इसका निकालेंगे बॉन्ड ऑर्डर। बॉन्ड ऑर्डर का फॉर्मूला होता है NB माइनस Na/2। NB क्या होते हैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन बॉन्डिंग ऑर्बिटल। बॉन्डिंग ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन्स है हमारे पास, 2, माइनस Na होता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल। एंटी बॉन्डिंग में कितने इलेक्ट्रॉन्स है हमारे पास, 2, डिवाइड बाय 2, क्या है आंसर, 0। तो जिसका आंसर 0 है, तो इसका मतलब हीलियम 2 ही हमारा आंसर है, क्योंकि हीलियम 2 का बॉन्ड ऑर्डर 0 है, इसका मतलब हीलियम 2 एग्जिस्ट नहीं करता। अगर आप बाकियों का बॉन्ड ऑर्डर निकालोगे तो आपके C2 के लिए 2 मिलेगा, इसके लिए 1 और इसके लिए 2। ये आप खुद से निकाल के देखना। और हीलियम के लिए हमें 0 मिला, इसका मतलब हमारा आंसर है हीलियम 2। हीलियम 2 डज नॉट एग्जिस्ट। इसी की तरह एक और होता है बेरिलियम 2। इसके केस में भी आपको बॉन्ड ऑर्डर जो है 0 मिलेगा, और आप बोल सकते हो कि बेरिलियम 2 डज नॉट एग्जिस्ट। ठीक है, तो आप याद कर सकते हो कि 2 मॉलिक्यूल्स होते हैं जो एग्जिस्ट नहीं करते, कौन कौन से, हीलियम 2 और बेरिलियम 2। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज पैरामैग्नेटिक। आपको बताना है कि कौन सा पैरामैग्नेटिक है। पैरामैग्नेटिक क्या होता है, जिसके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हो। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इज प्रेजेंट। तो आपको जो है इन सब का एमओ डायग्राम बनाना है और चेक करना है कि किसके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। जिसके पास भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे वो होगा हमारा पैरामैग्नेटिक। अब इन सब का एमओ डायग्राम बनाओ खुद से और फिर बताओ मुझे। जब आप इनका एमओ डायग्राम बनाओगे तो O2 जो है वो पैरामैग्नेटिक आएगा। अगर आपको एमओ डायग्राम बनाना नहीं आता तो जाके जो है पहले मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी वाली वीडियो देखो, उसमें एमओ डायग्राम बनाना सीखो, फिर इन सबका एमओ डायग्राम बनाना, तो आपको पता चलेगा कि ये वाले डायमैग्नेटिक है, ये दोनों भी डायमैग्नेटिक होंगे, और O2 हमारा पैरामैग्नेटिक है, इसलिए हमारा आंसर होगा O2। ठीक है, इतना क्लियर है। अब नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अगला है डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ O2, O2 माइनस, O2 प्लस एंड O2 2 माइनस इस। आपको इन सब की स्टेबिलिटी का ऑर्डर बताना है। अब स्टेबिलिटी कैसे बताएंगे, स्टेबिलिटी
डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है बॉन्ड ऑर्डर के। जितना ज़्यादा बॉन्ड ऑर्डर होगा उतनी ज़्यादा हमारी स्टेबिलिटी होगी किसी भी कंपाउंड की। और बॉन्ड ऑर्डर कैसे निकालते हैं? बॉन्ड ऑर्डर निकालते हैं हम एमओ डायग्राम से। तो अब आपको जो है सबसे पहले इन सब का एमओ डायग्राम बनाना होगा और फिर उसके बाद हम इनका कैलकुलेट करेंगे क्या बॉन्ड ऑर्डर, और जिसका बॉन्ड ऑर्डर ज़्यादा होगा उसकी स्टेबिलिटी ज़्यादा होगी। अब चेक कर इनका बॉन्ड ऑर्डर निकालते हैं सबका। ये मैंने O2 का एमओ डायग्राम बना रखा है, ठीक है। इसके लिए बॉन्ड ऑर्डर निकालते हैं। अभी हम बात कर रहे हैं O2 का, इसका हमें निकालना है बॉन्ड ऑर्डर। बॉन्ड ऑर्डर होता है NB माइनस Na/2, ठीक है। गिनो कि इसके बॉन्डिंग में कितने इलेक्ट्रॉन्स है। ये वाला बॉन्डिंग है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 इलेक्ट्रॉन्स। माइनस एंटी बॉन्डिंग में कितने हैं 1 2 3 4 5 6, डिवाइड बाय 2, 4 डिवाइड बाय 2 2। O2 के लिए तो बॉन्ड ऑर्डर आया 2, यहाँ पे लिख देते हैं। O2 के लिए बॉन्ड ऑर्डर है 2। नेक्स्ट हमें निकालना है O2 माइनस के लिए। अब O2 माइनस के लिए क्या करेंगे, O2 माइनस, माइनस का मतलब होता है एक इलेक्ट्रॉन गेन कर लेना। अभी हमारे पास ये O2 का एमओ डायग्राम है। O2 माइनस, माइनस मतलब एक इलेक्ट्रॉन गेन, तो हम यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन और बना देंगे। तो अभी जो है ये बन गया हमारा एमओ डायग्राम ऑफ O2 माइनस। अब इसके लिए हमें बॉन्ड ऑर्डर निकालना है। इसका बॉन्ड ऑर्डर होगा, यही फॉर्मूला होता है, गिनते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 10 इलेक्ट्रॉन्स तो बॉन्डिंग ऑर्बिटल में, एंटी बॉन्डिंग में 1 2 3 4 5 6 7। इस बार 7 इलेक्ट्रॉन्स एंटी बॉन्डिंग में, डिवाइड बाय 2। यहाँ पे हमने एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा डाल दिया ना माइनस की वजह से, इसलिए एंटी बॉन्डिंग में एक इलेक्ट्रॉन बढ़ गया। 3 डिवाइडेड बाय 2 1.5, ठीक है। तो O2 माइनस के लिए बॉन्ड ऑर्डर आया 1.5, यहाँ लिख देते हैं, इसके लिए आया है 1.5। नेक्स्ट हमें बताना है O2 प्लस के लिए। O2 प्लस, इसके लिए कैसे बनाएंगे, ये हमारा नॉर्मल O2 का एमओ डायग्राम है। अब हमें किसके लिए बनाना है, O2 प्लस के लिए। प्लस का मतलब क्या होता है, एक इलेक्ट्रॉन लूज कर देना। इसका मतलब यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन चला जाएगा, इसको हटा देते हैं, एक इलेक्ट्रॉन हट गया। अब ये हमारा हो गया O2 माइनस, O2 प्लस का एमओ डायग्राम। अब इसके लिए कैलकुलेट करते हैं हम बॉन्ड ऑर्डर। O2 प्लस, गिनो बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स में कितने इलेक्ट्रॉन्स है 2 4 6 8 और 10। 10 इलेक्ट्रॉन्स माइनस एंटी बॉन्डिंग में 2 4 और एक ये 1 5, डिवाइड बाय 2, 5 डिवाइडेड बाय 2 हो गया 2.5। तो O2 प्लस के लिए आया हमारा 2.5। अब हमें लास्ट बनाना है O2 2 माइनस। किसका बनाना है अब हमें, O2 2 माइनस के लिए। O2 का एमओ डायग्राम कैसा था, ये हमारा O2 का है नॉर्मल, ठीक है। अब O2 2 माइनस के लिए बनाना है। 2 माइनस मतलब 2 इलेक्ट्रॉन्स गेन कर लिए उसने, 2 इलेक्ट्रॉन्स गेन कर लिए, तो हम क्या करेंगे, 2 एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स बना देंगे यहाँ 1 और 2। अब ये इलेक्ट्रॉन्स यहाँ क्यों नहीं गए, पहले नीचे वाले ऑर्बिटल्स फिल होंगे उसके बाद इलेक्ट्रॉन्स ऊपर जाएगा, तो ये वाले 2 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ मत बनाना कभी भी, वो जो है नीचे ही बनेंगे इधर, ठीक है। तो अब ये हो गया हमारा एमओ डायग्राम O2 माइनस का। अब O2 2 माइनस के लिए कैलकुलेट करो बॉन्ड ऑर्डर। जब हम इसके लिए कैलकुलेट करेंगे तो 10 इलेक्ट्रॉन्स बॉन्डिंग में, एंटी बॉन्डिंग में कितने हो गए 2 4 6 और 8। 8 डिवाइड बाय 2, 2 बाय 2 हो गया 1। तो O2 2 माइनस के लिए हमारा बॉन्ड ऑर्डर आया कितना 1। अब हमें अरेंज करना है इनको स्टेबिलिटी के ऑर्डर में। हमें पता है स्टेबिलिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है बॉन्ड ऑर्डर के। सबसे ज़्यादा बॉन्ड ऑर्डर किसका है, O2 प्लस का, इसका 2.5 है सबसे ज़्यादा बॉन्ड ऑर्डर। इससे कम O2 माइनस का नहीं, इससे कम है O2 का जो कि 2 है, उससे कम है O2 माइनस और सबसे कम है O2 2 माइनस का।
तो ये हमारा किसका है, बॉन्ड ऑर्डर का ऑर्डर, और बॉन्ड ऑर्डर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, स्टेबिलिटी के, तो स्टेबिलिटी का ऑर्डर भी यही हो गया। तो इन्होंने बोला है कि डिक्रीजिंग ऑर्डर में लगाना है, सबसे पहले O2 प्लस, फिर O2, O2 माइनस और O2 2 माइनस। तो डी हो गया इसका आंसर। समझ आया ये वाला क्वेश्चन कैसे करेंगे? ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग हैव परमानेंट डाइपोल मोमेंट, इनमें से किसके पास परमानेंट डाइपोल मोमेंट है? SiF4, SF4, XeF4, BF3। आप देखोगे सारे सिमिलर से ही है, सब में F4 है, इस वाले में F3 है। तो क्या इसका आंसर BF3 होगा? नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। कैसे पता करते हैं हम डाइपोल मोमेंट? सबसे पहले तो हमें इनका स्ट्रक्चर बनाना होगा सबका। सबसे पहले हमें SiF4 का जो है शेप बनाएंगे यूजिंग VSEPR थ्योरी। अगर आपको नहीं आता तो पहले VSEPR थ्योरी देख कर आओ, उसके बाद हम इसकी शेप बनाएंगे। सिलिकॉन, सिलिकॉन के आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? 4। हमारे पास यहाँ फ्लोरीन है, इस तरह फ्लोरीन ने बॉन्ड बना दिया। ठीक है, तो कितने लोन पेयर्स हैं हमारे पास? 0। और बॉन्ड पेयर्स 4, टोटल 4। तो जब 4 के लिए हमारी ज्योमेट्री क्या होती है? 4 के लिए ज्योमेट्री होती है टेट्राहेड्रल। टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री कैसा होता है टेट्राहेड्रल? इस तरह होता है टेट्राहेड्रल। अब हमें इसका डाइपोल मोमेंट बताना है। सिलिकॉन और फॉस्फोरस कौन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है? फ्लोरीन। सिलिकॉन और फ्लोरीन में हमें पता है फ्लोरीन पूरी पीरियोडिक टेबल में सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है। तो फ्लोरीन पे पार्शियल नेगेटिव चार्ज आ जाएगा और सिलिकॉन पे पार्शियल पॉजिटिव। इस तरह से एरो बनेंगे। अब ये एरोज जो है सारे आपस में एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, ये दो इस डायरेक्शन में और ये ऊपर की डायरेक्शन में, तो म्यू हमारा 0 हो जाएगा। सारे डाइपोल मोमेंट्स एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे और ये हमारा नॉन पोलर स्पीसीज है। इसका मतलब SiF4 तो हमारा आंसर नहीं है, इसके पास तो डाइपोल मोमेंट नहीं है। नेक्स्ट क्या आता है? SF4। ठीक है, अब नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट है हमारा SF4 बी पार्ट। सल्फर के आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? 6। 6 बना दिए और हमारे पास 4 फ्लोरीन्स है इस तरह। और ये हमारे पास क्या बच गया? एक लोन पेयर। कितने लोन पेयर्स है हमारे पास? 1। और बॉन्ड पेयर कितने हैं? 4। टोटल हो गया 5। 5 के लिए ज्योमेट्री क्या होती है? ज्योमेट्री होती है ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। ठीक है, 5 के लिए ज्योमेट्री होती है ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। यहाँ बीच में सल्फर, इस तरह होता है ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। अब हमें पता है कि हम लोन पेयर को हमेशा इक्विटोरियल पोजीशन पे रखते हैं, तो हमने यहाँ पे लोन पेयर रख दिया और बाकी जगह हमने क्या करा? फ्लोरीन लगा दिया, यहाँ पे हमने फ्लोरीन्स लगा दिए। अब क्या बारी आती है? नेक्स्ट आता है डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन देखना। इस डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन ऐसे होगी, इसकी ऐसे और इसकी ऐसे। क्यों? क्योंकि फ्लोरीन हमारा पूरी पीरियोडिक टेबल में सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, तो फ्लोरीन पे पार्शियल नेगेटिव और सल्फर पे पार्शियल पॉजिटिव। अब ये वाला डाइपोल मोमेंट और ये दोनों तो एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे क्योंकि ये ऑपोजिट डायरेक्शन में है, पर ये दोनों सेम डायरेक्शन में है। तो हमारे मॉलिक्यूल के पास एक नेट डाइपोल मोमेंट है जो कि उस साइड होगा, राइट डायरेक्शन में। इस तरफ हमारे मॉलिक्यूल के पास नेट डाइपोल मोमेंट है, तो इसका डाइपोल मोमेंट 0 नहीं है। तो इस क्वेश्चन का आंसर SF4 ही होगा क्योंकि इसके पास एक परमानेंट डाइपोल मोमेंट है। बाकी हम ये दोनों भी बनाकर देख लेते हैं कि क्या इनका डाइपोल मोमेंट 0 आ रहा है या फिर नहीं। नेक्स्ट है XeF4। Xe के आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? Xe नोबल गैस है, इसके आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। हमारे पास 4 फ्लोरीन्स है, उसने इस तरह इसके साथ बॉन्ड बना लिया। क्या बचे? 2 लोन पेयर्स।
2 लोन पेयर बचे, 4 बॉन्ड पेयर, टोटल हो गया 6। 6 के लिए ज्योमेट्री क्या होती है? ऑक्टाहेड्रल। 6 के लिए ज्योमेट्री होती है ऑक्टाहेड्रल। अब बनाते हैं इसको। एक्सी इस तरह से होता है ऑक्टाहेड्रल। 2 जगह हमें लोन पेयर रखने हैं और 4 जगह फ्लोरीन। हमने इस तरह 4 फ्लोरीन्स रख दिए और बाकी जगह हमने लोन पेयर बना दिया। ठीक है, इस तरह। अब बारी आती है इनके डाइपोल मोमेंट बनाने की। फ्लोरीन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, इस पे पार्शियल नेगेटिव, इस पे पार्शियल पॉजिटिव। इस तरह से इनके डाइपोल मोमेंट होंगे। अब आप देखो ये वाला डाइपोल मोमेंट और ये ऑपोजिट डायरेक्शन में, तो एक दूसरे को कैंसिल कर रहे हैं। ऐसे करते हैं, इसने और इसने एक दूसरे को कैंसिल कर दिया। ये वाला डाइपोल मोमेंट और ये वाला, ये और ये ऑपोजिट डायरेक्शन में है, इन्होंने एक दूसरे को कैंसिल कर दिया। नेट डाइपोल मोमेंट हो गया 0। तो हमारे मॉलिक्यूल के पास कोई भी परमानेंट डाइपोल मोमेंट नहीं है। एक डाइपोल मोमेंट तो है पर वो दूसरे ने कैंसिल कर दिया, तो परमानेंट कुछ भी नहीं है, वो कैंसिल आउट हो गया। तो परमानेंट डाइपोल मोमेंट नहीं है, तो XeF4 आंसर नहीं है। नेक्स्ट और लास्ट BF3 देख लेते हैं। नेक्स्ट है हमारा BF3। BF3 की हमें शेप पता है, ट्राइगोनल प्लेनर होती है। इस तरह होता है ये ट्राइगोनल प्लेनर। अगर ऐसे समझ नहीं आ रही तो आप इसे ऐसे भी देख सकते हो, इस तरह। पहले जो बनाया था और अब जो बनाया दोनों सेम ही है, बस बनाने का डिफरेंस है। अब इसका डाइपोल मोमेंट देखें हम, तो इस तरह से है। अब BF3 में बच्चों को लगता है कि इसका डाइपोल मोमेंट 0 नहीं है, पर इसका डाइपोल मोमेंट 0 होता है। अगर हम नीचे वाले दो डाइपोल मोमेंट देखें, ये कुछ इस तरह है, एक इधर और एक इधर। तो इन दोनों का रिजल्टेंट कहाँ होगा? इन दोनों का रिजल्टेंट इधर बनेगा, और एक डाइपोल मोमेंट ऊपर की डायरेक्शन में है, ये ऊपर की डायरेक्शन में है। ये जो ब्लू वाले हैं इनका रिजल्टेंट ये आया पिंक। अब ये वाला पिंक और ये वाला पिंक एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे और नेट डाइपोल मोमेंट हमारा 0 हो जाएगा। तो BF3 भी हमारा आंसर नहीं है, इसके पास भी परमानेंट डाइपोल मोमेंट नहीं है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो इसका आंसर है SF4। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज ट्राइगोनल प्लेनर ज्योमेट्री। आपको इनकी ज्योमेट्री बतानी है कि किसकी ज्योमेट्री ट्राइगोनल प्लेनर है। उसके लिए हमें VSEPR थ्योरी की जरूरत पड़ेगी। बताओ आप लोग सोच के। अगर हम IF3 से शुरू करते हैं, नीचे I के आउटर मोस्ट में होते हैं 7 इलेक्ट्रॉन्स। 7 बना दिए, फ्लोरीन के साथ बॉन्ड बनाया, इस तरह से हमारे पास बचे 2 लोन पेयर्स। 2 लोन पेयर्स हैं, 3 बॉन्ड पेयर्स हैं, टोटल हो गए 5। 5 के लिए ज्योमेट्री क्या होती है? ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। 5 के लिए ज्योमेट्री होती है ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। और पूछा क्या है उसने हमसे? उसने पूछा हमें बतानी है ट्राइगोनल प्लेनर ज्योमेट्री। ट्राइगोनल प्लेनर ज्योमेट्री होती है जब लोन पेयर प्लस बॉन्ड पेयर इक्वल टू 3 हो। तो अब बाकियों के लिए कैलकुलेट करो, इन सब के लिए लोन पेयर प्लस बॉन्ड पेयर, और फिर देखो किसके लिए 3 आ रहा है, उसकी ज्योमेट्री होगी ट्राइगोनल प्लेनर। करके बताओ मुझे क्या आंसर होगा इसका। अब अगर आप PCl5 के लिए कैलकुलेट करोगे तो ये 5 आएगा। कैसे? PCl3 के लिए, सॉरी। फॉस्फोरस के पास 5 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 3 क्लोरीन के साथ बॉन्ड बन गए और एक लोन पेयर बच गया। तो PCl3 के लिए कितना आया हमारे पास? 4। अगर NH3 की बात करें तो इसके लिए भी 4 आएगा। नाइट्रोजन के आउटर मोस्ट शेल में होते हैं 1 2 3 4 5 इलेक्ट्रॉन्स। 3 हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बन गए और एक लोन पेयर बच गया। ठीक है, तो इसके लिए भी 4 आया। 4 के लिए ज्योमेट्री होती है टेट्राहेड्रल। और जब आप BF3 के लिए कैलकुलेट करोगे तो 3 आएगा। यहाँ पर देखते हैं, बोरोन के आउटर मोस्ट शेल में 3 ही इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, उसने फ्लोरीन के साथ बॉन्ड बना लिया, टोटल हो गए, लोन पेयर 0 है, बॉन्ड पेयर 3, टोटल 3।
3 के लिए हमारी शेप होती है ट्रायगोनल प्लेनर, तो इसका आंसर है BF3। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है द करेक्ट ऑर्डर रिगार्डिंग इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल ऑफ कार्बन इज। अब ये एक अच्छा क्वेश्चन है, इसमें आपको एक नया कंसेप्ट सीखने को मिलेगा। पहले आप ये देखो, हमारे पास 3 तरह की हाइब्रिडाइजेशन होती है, sp, sp2 और sp3। अगर मैं बात करूं कि परसेंटेज ऑफ s करेक्टर, कि s करेक्टर कितना होगा, तो अगर हम पहले बात करते हैं sp की, sp में s करेक्टर 50% होता है। sp में s करेक्टर 50% होता है। इसको आप ऐसे देखो कि ये तो हमारा sp के लिए है। अगर हम बात करें sp2 की, तो उसमें s करेक्टर होता है हमारा 33% और sp3 में होता है 25%। ये sp2 के लिए है और ये sp3 के लिए है। ठीक है, एस कैरेक्टर कैलकुलेट कैसे करते हैं? एस कैरेक्टर कैलकुलेट करते हैं एस ऑर्बिटल्स अपॉन में टोटल ऑर्बिटल्स इनटू 100 मल्टीप्लाई बाय 100। अगर हम बात करें sp की, तो ये बनता है एक s ऑर्बिटल से और एक p ऑर्बिटल से। ये हमने सीखा था, sp ऑर्बिटल में एक s ऑर्बिटल और एक p ऑर्बिटल कंबाइन होते हैं और नया हाइब्रिड ऑर्बिटल बना देते हैं sp। ठीक है, अगर हम sp की जो है अगले पेज पे देखते हैं, हमें अगर s कैरेक्टर कैलकुलेट करना है और हम सबसे पहले बात कर रहे हैं sp ऑर्बिटल की। s कैरेक्टर का फॉर्मूला है कि s ऑर्बिटल जो कंबाइन हो रहे हैं अपॉन में टोटल ऑर्बिटल्स मल्टीप्लाई बाय 100। अब sp में s ऑर्बिटल कितने हैं? sp में एक s ऑर्बिटल है और एक p ऑर्बिटल है, तो 1 s ऑर्बिटल और टोटल ऑर्बिटल कितने हैं? 1 + 1 2 मल्टीप्लाई बाय 100 कितना आया? 50। तो sp में s कैरेक्टर होता है 50%। अगर हम सेकंड की देखें, sp2, sp2 बनता है एक s ऑर्बिटल से और दो p ऑर्बिटल। तो अगर हम इसका s कैरेक्टर कैलकुलेट करें, तो एक s ऑर्बिटल है, s ऑर्बिटल 1। टोटल ऑर्बिटल्स कितने हैं इसके पास? एक s और दो p, टोटल कितना हो गया? 3 मल्टीप्लाई बाय 100। इसे सॉल्व करो, कितना आएगा? 33.3%। ठीक है, और फिर अगर हम थर्ड sp3 की बात करते हैं, sp3 बनता है एक s ऑर्बिटल और तीन p ऑर्बिटल से। अगर हम sp3 का s करेक्टर कैलकुलेट करें, तो कितने s ऑर्बिटल कंबाइन हो रहे हैं? एक, और टोटल ऑर्बिटल्स कितने हैं? 1 + 3 4 मल्टीप्लाई बाय 100, ये आएगा 25। ठीक है, तो sp में 50% s करेक्टर है, sp2 में 33% s करेक्टर है और sp3 में 25% s करेक्टर है। अब आप एक बात जो है स्टार करके, अच्छे से इसे स्टार करके लिख लो, ये बहुत काम आएगी। कि मोर द एस करेक्टर मोर इज द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। जिस भी, क्या मतलब हुआ इस बात का? मोर द एस करेक्टर मोर इज द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। इस बात को अच्छे से एक बॉक्स में करके लिख लो। इसका मतलब जिस भी ऑर्बिटल के पास एस करेक्टर ज्यादा होगा, उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगी, क्योंकि एस ऑर्बिटल जो है न्यूक्लियस के क्लोज होता है, न्यूक्लियस के क्लोज होता है, इसलिए उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है। तो अब हमने ये सीखा कि सबसे ज्यादा एस करेक्टर किसके पास है? एसपी के पास। एसपी के पास सबसे ज्यादा एस करेक्टर है 50%, तो इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी मैक्सिमम होगी। जितना ज़्यादा एस करेक्टर होता है, उतनी ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है। तो sp की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज़्यादा है। sp की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज़्यादा। उससे कम एस करेक्टर किस में है? sp2 में। तो सेकंड नंबर पे आएगा हमारा sp2। और फिर थर्ड
सबसे कम है एस कैरेक्टर sp3 में, तो सबसे कम इलेक्ट्रोनेगेटिव ये होगा। तो ये हमारा ऑर्डर हो जाएगा। तो इनमें से हमारा आंसर पी, sp का सबसे ज़्यादा होता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, उससे कम sp2 और उससे कम sp3। तो ये हमारा ऑर्डर था इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का। आज की क्लास के लिए इतना ही। होप आपको समझ आया होगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।